हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग। आज जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैं प्रियंका आपको पढ़ाऊंगी पीडियाट्रिक नर्सिंग। टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। कम टू द फर्स्ट स्लाइड। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। डेफिनेशन पीडियाट्रिक क्या है? हम branch of the science that deals with the health and care of the infant, child and adolescents. Branch of the science deals with the health and the infant, child and adolescent. That is called pediatric nursing. Here we will discuss about we will discuss about the definition rather than father of the pediatric nursing is a very important, that is Abraham Jacobi. Then father of the Indian pediatric is, here you will focus, here I am saying that father of the pediatric nursing. Here father of the Indian pediatrics George Colo. Then first pediatric nurse है कशपा एंड जेविका. हियर हमने क्या देखा? हमने दो एस्पेक्ट्स देखे. सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है. तो पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है? ब्रांच ऑफ द साइंस डील्स विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ इन्फेंट्स, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस. क्लियर? आफ्टर दैट हमने देखा, फर्स्ट हमने देखा फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्स. फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग कौन है? सबसे पहले अब्राहम जैकबी. सेकेंडली हमने देखा फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स. एंड थर्ड वन हमने देखा फर्स्ट पीडियाट्रिक नर्सिंग. फर्स्ट पीडियाट्रिक नर्स कौन थे हमारे नर्सिंग में? दैट इज अ कशपा एंड जेविका. क्लियर है? यस. मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. हियर वी विल डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजीज. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले जैसा आज मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमें पता होना चाहिए कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है. देन उसके बाद जो टर्म्स हम इसमें यूज करने वाले हैं, आज हम उनसे वाकिफ होंगे कि एटलीस्ट वो टर्म होता क्या है, उसे हमें कैसे यूज करना है. अगर आपको ये बेसिक टर्म्स के बारे में पता नहीं होगा तो हम आगे का डील प्रॉपर नहीं कर पाएंगे. फर्स्ट है यहाँ पे न्यू बॉर्न, और वी कैन से न्यू नेट. और न्यू बॉर्न एंड न्यू नेट फ्रॉम बर्थ टू फर्स्ट 28 डेज. फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वी विल कॉल द न्यू बॉर्न और न्यू नेट. सेकेंड है हमारा न्यू बॉर्न एंड न्यू नेट. इसको भी दो कैरेक्टराइज किया गया है, एक अर्ली न्यू नेट और एक लेट न्यू नेट. अर्ली न्यू नेट में आप देख पा रहे होंगे, अर्ली न्यू नेट हम क्यों बोलेंगे? बर्थ टू 7 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब आफ्टर 0 to 7 डेज, बर्थ के आफ्टर अ बर्थ 0 to 7 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसे हम बोलते हैं अर्ली न्यू नेट. आफ्टर दैट सेकेंडली जैसे मैंने आपको बताया लेट न्यू नेट. अब 0 to 7 डेज तो हमने अर्ली कंसीडर कर लिया. अब बात करते हैं हम 8 to 28 डेज. 8 to 28 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन है, वी विल कंसीडर एज अ लेट न्यू नेट. यहाँ पे हमने दो चीजें देखी. हमने क्या क्या देखा टर्मिनोलॉजी में? फर्स्ट हमने देखा न्यू नेट और न्यू बॉर्न जो 0 to बर्थ टू फर्स्ट 28 डेज आफ्टर अ बर्थ ऑफ द बेबी, उसके बाद का जो 28 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसे हमने क्या बोला? न्यू नेट. सेकेंड हमने देखा, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे अर्ली न्यू नेट एंड लेट न्यू नेट. अर्ली न्यू नेट में हमने देखा जो 0 से आफ्टर अ बर्थ ऑफ द बेबी, जो 0 to 7 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसे हमने बोला अर्ली न्यू नेट.
आफ्टर दैट लेट न्यूनेट, लेट न्यूनेट में हमने 8 to 28 का जो टाइम है उसे हमने क्या बोला, लेट न्यूनेट। क्लियर। सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन, फिर हमने स्टार्ट किया टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट हमने देखा न्यूनेट। न्यूनेट में भी हमने दो चीजें देखी, अर्ली और लेट। उसके बाद सेकेंड वन है आपका इन्फेंट। इन्फेंट क्या है, इन्फेंट मतलब फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू 1 ईयर, मतलब आफ्टर 28 डेज, जिसे हम 1 मंथ भी कह सकते हैं, वी कैन से 1 मंथ। अगर आफ्टर दिस 1 मंथ मीन्स फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर, 1 मंथ टू 1 ईयर का जो आपका टाइम ड्यूरेशन है उसे हमने क्या बोला, इन्फेंट। देन सेकेंड वन है टॉडलर। टॉडलर 1 ईयर टू 3 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है। यहाँ हमने क्या देखा, फर्स्ट मंथ टू 1 ईयर कंसीडर किया। यहाँ हमने देखा 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को हमने क्या बोला, टॉडलर। टॉडलर के बाद है प्री स्कूलर, मतलब इस हमेशा जब भी आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप फोकस करिए कि वो हेडिंग आपसे क्या कहना चाह रही है। सो फर्स्टली हमने देखा प्री स्कूलर में जो 3 to 6 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हमने क्या बोला, 3 to 6 ईयर्स वी विल कॉल्ड अ प्री स्कूलर, जहां पे हम बच्चे को अपने प्ले स्कूल में हम बच्चे को भेजना स्टार्ट करते हैं, वो अपनी जो एसेंशियल एजुकेशन है वो स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है नेक्स्ट वन है आपका स्कूल एज। स्कूल एज मींस 6 to 12 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है ये है आपका स्कूल एज। उसके बाद है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट को हमने 10 to 20 ईयर्स कंसीडर किया, इसको भी हम अर्ली और लेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजीज में देखा था न्यूनेट, उसके बाद इन्फेंट हमने बोला आफ्टर अ 1 मंथ, मतलब 1 मंथ टू 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन कॉल्ड इन्फेंट। नेक्स्ट वन है टॉडलर। टॉडलर में हमने देखा 1 ईयर टू 3 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है, उस एज ग्रुप के बच्चों को मैंने क्या बोला, टॉडलर। उसके बाद प्री स्कूलर किसको बोला, 3 से जो 6 साल का बच्चा है उसको मैंने किस ग्रुप में रखा, प्री स्कूलर ग्रुप में रखा। उसके बाद स्कूल एज 6 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट एडोलेसेंट 10 to 20 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंट। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको? यहाँ पे हमने देखा डेफिनेशन देख ली, अपनी टर्मिनोलॉजीज देख ली। क्लासिफिकेशन न्यूनेट एंड न्यूबॉर्न। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूनेट एंड न्यूबॉर्न, क्या क्या क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, देखिए। फर्स्ट वन है बेस्ड ऑन गेस्टेशनल एज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन अ गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज हम किसे कंसीडर करते हैं, जब से एक फीमेल कंसीव करती है, जब से लेके डिलीवर, जब तक बेबी आउटर वर्ल्ड में एक्सपेल्ड आउट नहीं हो जाता, तब तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम कहते हैं गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज में आप जैसा देख रहे होंगे, प्री टर्म है, टर्म बेबी है, पोस्ट टर्म है, लेट प्री टर्म है, मॉडरेट प्री टर्म है, वेरी प्री टर्म है एंड एक्सट्रीम प्री टर्म बेबी है। यहाँ पे हमने बेस्ड ऑन गेस्टेशनल एज फर्स्टली क्या देखा, प्री टर्म हमने कैसे कंसीडर किया, प्री टर्म मतलब बिफोर 37 वीक्स। जब एक नॉर्मल बेबी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे टर्म बेबी को मैं कैसे कंसीडर कर रही हूँ, एज अ 37 to 42 वीक्स। मतलब अब एक पूरा जो डिलीवरी होती है फर्स्ट टू 9 मंथ, जिसको मैंने डिवाइड किया है 3 ट्राइमेस्टर्स में, जिसको मैंने कितने ट्राइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट टू 3rd मंथ एंड सेकेंडली क्या है 3rd to 6 मंथ एंड 6 मंथ to 9 मंथ्स, है ना। जैसे आपको पता है नॉर्मल
3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ का। सो मैंने 1 to 3 मंथ, 3 to 6 मंथ एंड 6 to 9 मंथ। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 280 डेज कंप्लीट होते हैं। 280 डेज की पूरी एक नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसके बाद ये नॉर्मल हमने कंसीडर किया है। इससे पहले होगा तो हम उसे प्री टर्म में रखेंगे, इसके बाद होगा तो उसे हम पोस्ट टर्म में रखेंगे। सबसे पहले मैंने बात किया प्री टर्म, मतलब बिफोर 37 वीक्स। अगर डेज की बात करती हूँ, डेज की बात टर्म की करती हूँ तो 280 डेज। अगर इससे पहले हो जाता है तो वो प्री टर्म में आएगा। प्री टर्म में मतलब जिसका गेस्टेशनल एज 37 वीक्स से पहले ही बेबी बॉर्न हो गया। उसके बाद टर्म बेबी मतलब 37 वीक से पहले हुआ तो मैंने उसे किस में कंसीडर किया, उसे प्री टर्म में कंसीडर किया। अगर अब बच्चा अभी 37 to 42 वीक्स का जो टाइम है दैट इज अ नॉर्मल टर्म, मतलब टर्म बेबी पूरा हेल्दी है, पूरा टाइम लेके बॉर्न हुआ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है पोस्ट टर्म में मैंने क्या देखा, आफ्टर 42 वीक्स। आप बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे, जैसे फर्स्टली आपने देखा प्री टर्म जो 37 वीक से पहले ही हो गया। उसके बाद टर्म बेबी जो 37 to 42 वीक। अब अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा 38 और 39 वीक में बॉर्न हो गया तो उसे मैं नॉर्मल प्री टर्म मतलब टर्म बेबी में कंसीडर करूंगी। यस, मैं उसे टर्म बेबी में कंसीडर करूंगी। क्यों? क्योंकि वो अपना पूरा गेस्टेशनल अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज वो बिल्कुल टाइमली बॉर्न हुआ है। इसके बीच का कोई भी नंबर अगर आप कहीं देखते हैं इट मीन्स बेबी टर्म बेबी है, उसे हम प्री टर्म में कभी काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद पोस्ट टर्म मतलब आफ्टर 42 वीक्स, ठीक है। उसके बाद लेट प्री टर्म। अब प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी है मेरे पास। प्री टर्म बेबी को मैंने लेट प्री टर्म, मॉडरेट प्री टर्म, देन वेरी प्री टर्म और एक्सट्रीम प्री टर्म। सो यहां आप क्या देख रहे हैं, प्री टर्म बेबी आपको अभी तक कब तक हो रहा था, 37 वीक्स तक। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे जो लेट प्री टर्म बेबी है वो 34 to 37 वीक्स और प्लस 7 डेज। ये कब बॉर्न हो जा रहा है, 37 वीक से पहले ही हो रहा है। वो 34 to 36 और प्लस 7 डेज होंगे तो हम उसे लेट प्री टर्म में ही काउंट करेंगे। मॉडरेट प्री टर्म में कब बोलूंगी, जो 32 to 33 वीक्स प्लस 6 डेज। आप हमेशा याद रखिए इसमें मेन है हमारा, हमें 6 डेज को क्या करना है, एड ऑन करना है। 6 डेज को अगर आप एड ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको लेट प्री टर्म 34 to 36 वीक प्लस 6 डेज, देन मॉडरेट प्री टर्म 32 to 33 वीक्स प्लस 6 days. Here very preterm means 28 to 31 weeks plus 6 days. Extreme preterm में जिसे किसे बोल रही हूँ वो before 28 weeks ही बच्चा born हो गया है ना, जो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बेसिक गेस्टेशनल एज मैंने आपको बताया। अकॉर्डिंग टू बेसिक गेस्टेशनल एज मैंने आपको क्या क्या चीज़ें ब्रीफ किया। मैंने आपको बताया कि बेसिक गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया प्रीटर्म बेबी क्या है, प्रीटर्म बेबी क्या है, टर्म बेबी क्या है, पोस्ट टर्म बेबी क्या है। प्रीटर्म बेबी में बिफोर 37, टर्म बेबी में 37 to 42 वीक्स, देन पोस्ट टर्म बेबी में आफ्टर 42 वीक्स। अब प्री टर्म में भी मैंने आपको तीन चीजें कौन सी तीन थिंग्स आपको यहाँ पे तीन चीजें आपको यहाँ पे मैंने पूरे 4 चीजें बताई। क्या क्या, लेट प्री टर्म, मॉडरेट प्री टर्म
वेरी प्रीटर्म देन एक्सट्रीम प्रीटर्म जहां पे आपने टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं लेट प्रीटर्म 34 to 36 weeks plus 6 days. Here moderate preterm 32 to 33 weeks plus 6 days. Very preterm 28 to 31 plus 6 days. एक्सट्रीम प्रीटर्म बिफोर 28 वीक्स अगर बच्चा बॉर्न हो जाता है तो उसे हम एक्सट्रीम प्रीटर्म में काउंट करते हैं, जिसे बहुत एसेंशियल केयर की ज़रूरत होती है। प्रॉपर इस बेबी को प्रॉपर अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है, बिकॉज इसके साथ बहुत सारी, क्योंकि इसका प्रॉपर ग्रोथ है, प्रॉपर जब मदर के वूम में एक गेस्टेशनल ड्यूरेशन में था तो इसका प्रॉपर उसको टाइम से पहले ही हो गया, तो उसका डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाया, तो हमें इसको स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी है। यस, नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन बर्थ वेट। बेस्ड ऑन बर्थ वेट क्या है? बेस्ड ऑन बर्थ वेट, based on birth weight means normal, low birth weight, very low birth weight, extreme low birth weight, very low birth weight and macrosomic baby. Macrosomic baby, macrosomic baby क्या है? macrosomic baby क्या है? macrosomic baby क्या है? सबसे पहले बेस्ड ऑन बर्थ वेट की मैं बात करती हूँ। बेस्ड ऑन बर्थ वेट में क्या है? नॉर्मल बच्चे का वजन कितना है? नॉर्मल बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी जिसे हम हेल्दी बेबी कंसीडर करते हैं, दैट इज 2.5 to 3.5 kg। नॉर्मल बेबी का जो एक हेल्दी बेबी का जो वेट होना चाहिए वो 2.5 to 3.5 kg होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप दो टर्म और देख रहे हैं, दैट इज अ लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट में मतलब अगर मैं 2.5 को नॉर्मल कंसीडर कर रही हूँ तो जाहिर सी बात इससे कम होगा, लेस देन 2.5 kg वेट we will consider as a low birth weight baby. Then after that very low birth weight means जो 1.5 kg से भी लेस है बच्चा, उसको हम वेरी लो बर्थ वेट पे भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। एक्सट्रीम लो बर्थ वेट, एक्सट्रीम मतलब इस 1.5 kg से भी उसका वजन कैसा है? लेस है, लेस मतलब 1000 ग्राम बेबी का वेट है, अप्रोक्सीमेटली 1 kg, हम इसे 1 kg। देन वेरी लो बर्थ वेट, देन मैक्रोसोमिक बेबी क्या है? मैक्रोसोमिक मीन्स डायबिटिक मदर है। अगर मान लीजिए मदर, आपको पता होगा जैसे कि जब कोई मदर कंसीव करती है, जब वो कंसीव करती है तब जब उसे पता चलता है कि हाँ शी गेट प्रेग्नेंट, उसके बाद उसके कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। उसमें हम इसके प्रिवेंशन के लिए हम इम्पॉर्टेंट टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT कराते हैं, मीन्स ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम उसका पहले ग्लूकोज जब हमने उसको नहीं दिया, पहले उसको खाली पेट उसका सैंपल ले लेते हैं, फिर उसको ग्लूकोज देते हैं, उसको ग्लूकोज 500 ग्राम का ग्लूकोज देते हैं, उसको 1 लीटर वाटर में डाइल्यूट करना होता है, और उसके बाद उसके 2 घंटे के बाद फिर हम सैंपल लेते हैं, जिससे कि ये पता चले कि मदर को कोई भी डायबिटिक सिम्टम तो नहीं है। अगर उसको कोई डायबिटिक सिम्टम्स हैं तो हम उसे अंडर ऑब्जर्वेशन फिजिशियन से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट चला सकते हैं, जिससे कि उसके बेबी को हेल्दी बना जाए। क्योंकि माइक्रोसोमिक बेबी की जो सेल्स होती हैं, मतलब वो ज़्यादा, आपको एक बात पता है, अगर माइक्रोसोमिक बेबी का वेट कितना है यहाँ पे 4 kg है, 4 kg,
जब ये बच्चा बॉर्न हो जाएगा उसके बाद अभी मदर के वूम में था, मस्त ग्लूकोज खा रहा था, अच्छे से भरपूर ग्लूकोज मिल रहा था खाने को, जितनी इसकी बॉडी की डिमांड थी, क्योंकि ग्लूकोज की डिमांड बढ़ेगी, जल्दी जल्दी आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, और वो आरबीसी कैसे बनेंगे, फॉर्म में बड़े बनेंगे, साइज से बड़े बनेंगे, जिसकी वजह से इनको ज्यादा ग्लूकोज की आदत है, और इसकी ग्लूकोज के साथ इसकी ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो ये बच्चा मदर के वूम में था तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये बच्चा आउटर वर्ल्ड में होगा तो ये बच्चा अभी कैसा है, मदर के वूम में है तो हाइपरग्लाइसेमिक है, लेकिन आफ्टर अ बर्थ ये बच्चा कैसा हो जाएगा, ये बच्चा हो जाएगा आपका हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा, है ना। ये बच्चा कैसा हो जाएगा आपका, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा, जिसके इसीलिए जब मदर कंसीव करती है तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें जीटीटी कराना, इसका टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें पता चल सके कि मतलब मदर को कोई डायबिटिक मेलाइटस तो नहीं है। क्लियर। यहाँ हमने क्या देखा, बेस्ड ऑन द बर्थ वेट में मैंने क्या देखा, सबसे पहले देखा नॉर्मल वेट कितना होता है बच्चे का, तो नॉर्मल वेट 2.5 kg टू 3.5 kg होता है। नेक्स्ट मैंने देखा वेरी लो, एक्सट्रीम लो, और वेरी लो में मैंने किसको रखा, जो 1.5 जिसका वेट लो बर्थ वेट में भी 2.5 kg, वेरी लो बर्थ 1.5 kg, एक्सट्रीम लो 1000 ग्राम जिसका वेट है। उसके बाद है माइक्रोसोमिक बेबी जिसका वेट कितना है 4 kg। अगर बच्चे का इस रीडिंग से हटकर अगर उसका वजन बढ़ा हुआ आता है तो सबसे पहले देखना है कि मदर को कोई डायबिटिक मेलाइटस का तो प्रॉब्लम नहीं था। क्लियर हो रहा है आपको। जहां आपको प्रॉब्लम आए आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है मेरा बेस्ड ऑन गेस्टेशनल एज एंड बर्थ वेट। बेस्ड ऑन, यहाँ अभी तक मैंने आपको सबसे पहले बताया था गेस्टेशनल एज, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था बर्थ वेट। अगर मैं इन दोनों को कोरिलेट करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे का वजन कितना है और ये किस कैडर में आ रहा है ना। इसका एक ग्राफ होता है, हम ग्राफिकल फॉर्मेट में इसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया गेस्टेशनल एज मैंने आपको ब्रीफ किया, बर्थ वेट ब्रीफ किया। अब हम देखेंगे एप्रोप्रिएट फॉर द गेस्टेशनल एज। जो एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज में, जिसे हम AGA के नाम से जानते हैं, वेट कितना होना चाहिए बच्चे का 90% होना चाहिए। वहीं स्मॉल फॉर द गेस्टेशनल एज, वेट फॉर द बेबी कितना होना चाहिए 20% होना चाहिए, जिसे हम SGA के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद लार्ज फॉर द गेस्टेशनल एज मतलब LGA, वेट फॉर द एज कितना होना चाहिए बच्चे का 90% से ज्यादा होना चाहिए। एप्रोप्रिएट 90% होना चाहिए। स्मॉल गेस्टेशनल एज में मोर यहाँ पे 20%, देन लार्ज गेस्टेशनल एज में कितना होना चाहिए 90% से मोर होना चाहिए। यस। नेक्स्ट है आपका साइनोसिस। साइनोसिस क्या है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी साइनोसिस। साइनोसिस क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है न्यूबॉर्न बेबी है, अगर उसको सुटेबल, हम उसको हमेशा बोलते हैं मदर को, जब भी हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो फर्स्ट टाइम मदर बनी है, उसको नहीं पता कि हाउ टू हैंडल द बेबी, उसको नहीं पता कैसे उसको बच्चे को रखना है। आप जैसे मदर को हेल्थ एजुकेशन देते हैं, आप उनको गाइड कर दीजिए। आपका बच्चा गर्मी ठंडी बारिश कभी भी बॉर्न हुआ है, आपको हमेशा बच्चे को कवर करके रखना है। क्यों? क्योंकि हमें उसे हाइपोथर्मिया में जाने से रोकना है। हाइपोथर्मिया में अगर बच्चा जा रहा है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है, अभी उसमें शिवरिंग मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है, तो बच्चा उसको आपको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं।
तो आपको पता चलता है कि साइनोसिस मतलब उसके नेल्स, उसकी स्किन का कलर कैसा होने लगता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, हम उसे साइनोसिस कहते हैं। तो हमें उससे प्रिवेंशन के लिए साइनोसिस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर बच्चा का स्किन का कलर, नॉर्मल बच्चे का स्किन का कलर कैसा होता है, पिंक, पिंक भी बिल्कुल जब बच्चा पैदा होता है तो पिंक दिखता है ना, वैसे ही अगर उसका कलर चेंज आपको दिख रहा है तो आप ये देख लीजिए कहीं लैक ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं हो रही, बच्चा आपका हाइपोथर्मिया में तो नहीं जा रहा। उसके बाद यहाँ पे दो टर्म है, एक्रोसाइनोसिस देन सेंट्रल साइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस मतलब ब्लूइश, साइनोसिस यू नो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ, लेकिन एक्रो मतलब एक्सट्रीमिटीज, एक्रोसाइनोसिस मतलब एक्सट्रीमिटीज उसका ब्लूइश कलर डिस्कलरेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज का कलर कैसा हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है। इसको आप क्या बोल रहे हैं, जब एक्सट्रीमिटीज का कलर चेंज हो रहा है तो मैं इसे क्या बोल रही हूँ, एक्रोसाइनोसिस। वहीं अगर सेंट्रल साइनोसिस में ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ होल बॉडी, मतलब उसकी जो होल बॉडी का जो कलर कैसा हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे, बच्चे को सेंट्रल साइनोसिस है। साइनोसिस का मतलब क्या है, जहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है स्किन का, किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। वहीं अगर एक्रोसाइनोसिस, अब आपने देख लिया बच्चे की स्किन का कलर कैसा होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, लेकिन आपको पहले ये चेक करना है कि पूरी बॉडी का हो रहा है या एक्सट्रीमिटीज का बस हो रहा है। अगर पूरी बॉडी का हो रहा है तो आप सेंट्रल साइनोसिस वहां पे मेंशन करेंगे। अगर एक्रोसाइनोसिस हो रहा है कि सिर्फ एक्सट्रीमिटीज का देखने मिल रहा है तो आप वहां पे ये मेंशन करेंगे। क्लियर है साइनोसिस। उसके बाद है मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या है, मोल्डिंग बहुत सारे कभी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देखते हैं वहां पे भी आपको देखने मिलता है मोल्डिंग। क्या है मोल्डिंग, ओवरलैपिंग ऑफ soft cranial bone during vaginal delivery which appears within 24 hour, maximum time 72 hour। मीन्स मोल्डिंग मतलब जब बच्चा बॉर्न होता है जो उसके फॉन्टेनल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग हो जाता है ना, फॉन्टेनल्स ओवरलैपिंग हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मतलब ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक आ रहा है। तो क्योंकि अगर सर्विक्स का डायमीटर स्मॉल है, बच्चे को पास होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे उसके जो सूचर्स होते हैं वो उसे हेल्प करते हैं इजीली वो एक्सपेल्ड आउट हो जाए। तो वहाँ पे हमें मोल्डिंग देखने को मिलती है जहाँ पे वो सॉफ्ट क्रेनियल जो बोन होती है वो ओवरलैप हो जाती है। वेजाइनल डिलीवरी में ये बेसिकली हमें देखने मिलता है। उसके बाद विच डिसअपेयर, और ये डिसअपेयर कब हो जाती है, विद इन 24 आवर्स हो जाती है। अगर 24 आवर्स के बाद भी मदर आपको बता रही है कि अभी तक नहीं हुए तो आप उनको बोलिए वेट करिए, ये मैक्सिमम टाइम लेती है 72 आवर्स का, है ना। मिनिमम टाइम 24 आवर्स है, मैक्सिमम टाइम 72 आवर्स है, ठीक है। उसके बाद मोल्डिंग क्या है, वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है जो सॉफ्ट क्रेनियल बोन होती है वो ओवरलैप हो जाती है। उसके बाद डिसअपेयर कब हो जाता है, विद इन 24 आवर्स हो जाता है। अगर 24 आवर्स नहीं हो रहा तो ये 72 आवर्स में डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉन्टेनल्स। फॉन्टेनल्स क्या है, फॉन्टेनल्स क्या समझते हैं फॉन्टेनल्स, इट इज द सॉफ्ट मेम्ब्रेनियस गैप, इट इज अ सॉफ्ट मेम्ब्रेनियस गैप प्रेजेंट एट the head of the baby due to incomplete fusion of cranial bone। मतलब क्रेनियल जो बोन्स हैं उनका प्रॉपर फ्यूजन नहीं हो पाया। क्यों, अगर फ्यूजन हो जाएगा तो ड्यूरिंग बर्थ के टाइम में भी उनको कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। सो जो मेम्ब्रेनियस जो गैप होता है
है ना, वो प्रॉपर फिल नहीं हो पाता। जैसे जैसे टोटल नंबर ऑफ फॉन्टेनल्स हमने बेसिकली हम कितने पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल्स एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल जो हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो डायमंड शेप होता है, और पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो बैक में होता है। एंटीरियर फॉन्टेनल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्या है देखेंगे। क्या है एंटीरियर फॉन्टेनल? यस, एंटीरियर फॉन्टेनल, इसको और हम किस नाम से जानते हैं, ब्रैगमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्रैगमा के नाम से जानते हैं। शेप ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनल कैसा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमंड इन शेप। डायमंड इन शेप मतलब उसमें जो डायमंड इन शेप होता है। उसके बाद क्लोज्ड एट, ये कब क्लोज होता है, 18 मंथ्स टू 1.5 ईयर। कब क्लोज हो रहा है, 80 मंथ्स, एंड हम इसे क्या बोल सकते हैं, मंथ्स में बोलना है आप 18 मंथ्स बोल दीजिए, ईयर में बोलना है 1.5 ईयर। उसके बाद है डायमीटर इसका कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 2. इसका डायमीटर कितना होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर इज अ डायमीटर। ठीक है, सो यहाँ हमने एंटीरियर फॉन्टेनल में क्या देखा, ए कैसा शेप, कैसा है इसका शेप, इसे ब्रैगमा के नाम से भी जानते हैं। डायमंड शेप का होता है, जो क्लोज कब हो जाता है, 18 मंथ्स और 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल में, और या फिर 18 महीने में ये पूरा फुलफिल हो जाता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पोस्टीरियर फॉन्टेनल। पोस्टीरियर फॉन्टेनल देखेंगे। पोस्टीरियर फॉन्टेनल में क्या है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल इट इज ऑल्सो नोन एज लेम्डा। इसे हम किस नाम से जानते हैं, लेम्डा के नाम से जानते हैं। और शेप ऑफ द पोस्टीरियर फॉन्टेनल कैसा होता है, ट्राइंगुलर इन शेप होता है इसका। देन क्लोज कब हो जाता है, हमेशा याद रखो, वो 1.5 साल में हो रहा था और ये 1.5 महीने में हो रहा है। एंटीरियर फॉन्टेनल 1.5 ईयर ले रहा था और पोस्टीरियर फॉन्टेनल 1.5 मंथ ले रहा है, और वी कैन से 6 वीक में भी इसको आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। देन डायमीटर ऑफ द पोस्टीरियर फॉन्टेनल कितना होता है, उसका कितना था आपका 2.3 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है 0.5 to 0.7 सेंटीमीटर। ये बड़ा है, इसलिए याद रखने के लिए याद कर लीजिए, उसका डायमीटर बड़ा है इसलिए वो लेट क्लोज हो रहा है। इसका डायमीटर छोटा है इसलिए जल्दी क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या देखा हमने, फॉन्टेनल्स देखा। फॉन्टेनल जो सॉफ्ट क्रेनियल बोन होता है, जिनका प्रॉपर फ्यूजन नहीं हो पाता, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉन्टेनल्स बोलते हैं। उसमें मैंने 2 आपको फॉन्टेनल्स बताए, एक एंटीरियर फॉन्टेनल और एक पोस्टीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल में मैंने आपको बताया जिसे मैं ब्रैगमा के नाम से भी जानती हूँ, और जिसका शेप डायमंड शेप का था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो कब क्लोज हो रहा था 18 मंथ टू 1.5 ईयर में क्लोज हो रहा था, और उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर था। इसका डायमीटर पोस्टीरियर फॉन्टेनल में मैंने बताया, इसको मैं लेम्डा के नाम से जानती हूँ। लेम्डा के बाद इसमें क्या, इसका शेप ट्राइंगुलर शेप था। ये 1.5 मंथ और 6 वीक्स में क्लोज हो रहा था, और इसका डायमीटर कितना था 0.5 to 0.7 सेंटीमीटर। थैंक यू क्लास। सो हियर मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार रिवीजन कर लेंगे हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया डेफिनेशन। सबसे पहले मैंने आपको बताई डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत इजी है, जिसमें हम किसका, हेल्थ
और मेरे पास केयर किसको दे रहे हैं आप, इन्फेंट को दे रहे हैं, और चाइल्ड को दे रहे हैं, फिर एडोलेसेंट को दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया फादर देखा आपने, सबसे पहले फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन थे, अब्राहम जेकब। फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स दैट इज जॉर्ज कोलो, एंड फर्स्ट पीडियाट्रिक नर्स दैट इज कस्पा एंड जेरिका। उसके बाद मैंने आपको सेकेंडली मैंने आपको बताया, मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बताई, जिसमें मैंने आपको बताया न्यूनेट क्या है, अर्ली न्यूनेट और लेट न्यूनेट हम किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यूनेटल और न्यूबॉर्न में क्या है, बेस्ड ऑन द गेस्टेशनल एज हमने इन्हें किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टर्म, प्री टर्म, पोस्ट टर्म। प्री टर्म को भी लेट, मॉडरेट, वेरी प्री टर्म और एक्सट्रीम प्री टर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बर्थ और वेट। बर्थ वेट नॉर्मल कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए, लो बर्थ वेट कितना होता है, वेरी लो बर्थ कितना होता है, और एक्सट्रीम लो बर्थ वेट क्या होता है। माइक्रोसोमिक बेबी हम किसे बोलते हैं, डायबिटिक मेलाइटस जो मदर होती है, डायबिटिक मदर जो होती है उसका ही बेबी बेसिकली हमें देखने को मिलता है। जो डायबिटिक मेलाइटस जिसको होता है उसी का बेबी में मोस्टली हमें 4 kg का देखने मिलता है, क्योंकि नॉर्मल तो हमें पता है कि नॉर्मल हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, इसके ऊपर होगा तो वो लो में जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो वो कंडीशन मैंने आपको बताई। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन द गेस्टेशनल एंड बर्थ के अकॉर्डिंग मैंने उसे कैसे कैसे डिवाइड किया है। उसके बाद साइनोसिस क्या है, एक्रोसाइनोसिस क्या है, और सेंट्रल साइनोसिस क्या है। एक्रोसाइनोसिस जहाँ एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, सेंट्रल साइनोसिस जहाँ होल बॉडी ब्लू दिख रही है बच्चे की आपको। नेक्स्ट आपने देखा मोल्डिंग क्या है। उसके बाद आपने फॉन्टेनल्स देखे, एंटीरियर फॉन्टेनल में देखा आपने एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता क्या है, मेम्ब्रेनियस गैप प्रेजेंट इन द हेड एंड बॉडी ड्यू टू द इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ क्रेनियल बोन। जहां इनकम्प्लीट फ्यूजन हो रहा है किसका, इनकम्प्लीट फ्यूजन हो रहा है किसका, आपकी क्रेनियल बोन्स का, उसी को आपने क्या बोला, फॉन्टेनल्स। ये वहीं आपने देखा एंटीरियर फॉन्टेनल क्या है और पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्या है। टोटल नंबर ऑफ फॉन्टेनल्स 2 होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर फॉन्टेनल जिसमें आपने देखा कि वो कब क्लोज हो रहा था, एंटीरियर फॉन्टेनल 1 से 18 मंथ्स टू और 1.5 साल में, ठीक है। और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल 1.5 मंथ एंड वी कैन से 6 वीक्स, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू क्लास।